दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है और एक के बाद एक दूसरे पर तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे भी बड़ी बात ये है कि हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उसके खास तौर से अगर हम बात करें हाल ही में, जैसे कि मोदी जी जिन अपने अलायंस में अब घिरे हुए हैं, नीतीश नायडू और साथ में ही केजरीवाल की अगर आप बात करते हैं, तो केजरीवाल भी कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि एक हिडन अलायंस के साथ चले हैं। क्योंकि अलग-अलग तरीके से जो भी दांव-पेच है बीजेपी के, उसके दांव-पेच के सहारे ही सही, लेकिन केजरीवाल पर भी दबाव बनाया गया, किस तरह से हरियाणा में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद अब दिल्ली में आमने-सामने हो गई ये लड़ाई। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या अब मोदी जी का वास्ता असल में उन नेताओं के साथ पड़ रहा है जो नरेंद्र मोदी को मात दे सकते हैं या फिर उनका पसीना छुड़वा सकते हैं? शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हाल-फिलहाल में जिस तरह से दिल्ली में सभाएँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो जो बोल रहे हैं, वो लगातार चर्चा में बढ़ता जा रहा है। और आपको याद होगा पिछली बार भी दिल्ली के चुनाव में अमित शाह काफ़ी वायरल हो गए थे क्योंकि जुमला वाली बात उन्होंने कह दी थी और जो उन पर काफ़ी भारी पड़ गई। अब जुमला तो गया लेकिन शीश महल कितना भारी पड़ जाएगा ये भी बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आम आदमी पार्टी को एक मिलता है सामने से टक्कर तो वो 4 गुना फेंकती है। अब वो वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। तो ये सब नेताओं का क्या नेचर है और किस तरह मोदी अब इनको हैंडल कर भी पाएँगे या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी जुड़ चुके हैं। सर से इस बात को समझते हुए आगे बढ़ाएँगे। सर, ये जो बात है कि नरेंद्र मोदी और उनके इर्द-गिर्द अब ये तमाम सारे नेता, पहले कम्फर्ट ज़ोन में थे नरेंद्र मोदी तो इतना आमना-सामना नहीं होता था। लेकिन अभी बिल्कुल क्लियरली है। अब यहाँ पर एक तरफ बिहार में वो देख रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अजीत पवार को लेके भी कयास लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो वैसे ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पे केजरीवाल जिनको दबाव के चलते ही सही, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगा दी है। बिना सबूत ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक बड़ी ब्रीथिंग है विपक्ष के लिए यहाँ पर। तो क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब फँस गए हैं अपनी ही एक अलग तरह की राजनीति में? धन्यवाद विनीता। देखिए, ये अपनी राजनीति में फंसने की बात नहीं है, बल्कि ये देखने की बात है कि अगर पार्टी से जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाता है और केवल दिखावे का लोकतंत्र जब रह जाता है, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैं आंतरिक लोकतंत्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज कोई मैं और आप नहीं, पूरा देश जानता है कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक या दो लोगों की बात चलती है। आंतरिक लोकतंत्र जब होता है तो प्रदेश इकाइयों की चलती है, संभागीय इकाइयों की चलती है, जिला इकाइयों की चलती है। यानी यहाँ तो ये हो रहा है कि पत्तों को सींचकर जब पेड़ को हरा करने की कोशिश हो रही है। तो जो आंतरिक लोकतंत्र जब नहीं होता है तब दिक्कत होती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि हालिया वर्षों में हमने देखा कि जो 2 बार 3 बार जो चुनाव हुए हैं, उसमें सारे जब लोकतंत्र नहीं होता तो वो एक अधिनायकवादी प्रतीक बन जाता है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, तो सारी पार्टी जो है उसका उसका जो केंद्र है, उसकी सारी चीजें केंद्र नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द सिमट जाती हैं। पार्टी के क्षत्रप हैं, पार्टी के प्रादेशिक नेता हैं, पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, वो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अवतार हैं, जो कि वो खुद कह चुके हैं कि अवतार हैं, वो उनको किसी न किसी संकट से मुक्ति दिला देंगे। तो हमें काम करने की जरूरत क्या है? तो वो धीरे-धीरे अपनी पार्टी को कामचोर बना के केवल एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाली, चुनाव जीतने वाली एजेंसी बना के, उसकी डेमोक्रेटिक ढांचा उसका खत्म करके, ये जो नुकसान होता है, इसको पार्टी के लोग समझ नहीं रहे हैं। तीसरी बात जो आपने दिल्ली के संदर्भ में कही है, दिल्ली के संदर्भ में आपको बता दूं कि अब ये हुआ है कि इस बार जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी आए हैं, तो उनके चेहरे पर वो मोहक मुस्कान नहीं है, चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए 2014 में तो परिवर्तन की लहर थी और यूपीए की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी आ गए। 2019 की जो चुनाव हुआ, उसमें उनको चक्रवर्ती विजय मिली। अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत पाया और इससे उन्हें भ्रम हो गया कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं और इसीलिए वो आरएसएस संघ को भी किनारे पर कर देते हैं। आप ये देखिए विनीता जी कि दिल्ली में सारे देश में वो जीतते हैं, लेकिन दिल्ली में 2014 के बाद अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? 4 बार वो चुनाव हार चुके हैं और लगातार हार इसलिए रहे हैं क्योंकि जो मैंने आंतरिक लोकतंत्र की बात कही, पार्टी में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बाद या मदन लाल खुराना के बाद आप बताइए कोई ऐसा प्रादेशिक
दिल्ली का कोई प्रादेशिक नेता है जो जनाधार वाला हो? वो बिहार से नेता लाते हैं, उनको प्रभारी बनाते हैं, कभी वो भोजपुरी नेता बनाते हैं, कभी इस बाहर से आयातित लोगों को। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का मतदाता सब समझता है। तो अगर वो ये देखता है कि दिल्ली में इनके पास नेता ही नहीं है, तब तो वो इसलिए आम आदमी पार्टी के पास जाता है। आप आरोप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन सच्चाई तो यही है जो निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि 4 बार से सरकार आम आदमी पार्टी की है। आपने उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अब वो उन्होंने एक तात्कालिक मुख्यमंत्री की बात कही। तात्कालिक भाई, जब कोई इमरजेंसी आती है और मुख्यमंत्री को जेल में आप डाल देंगे, तो उस समय दूसरा जो होगा उपलब्ध नेता, वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और ये जी सर। दरअसल देखा जाए तो ये संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि अंततः आतिशी को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने चुना है। ये ठीक है कि उसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति रही होगी। तो आप ये सर, कह लेकिन इसी के करके बीच में ये कोशिश ये भी तो कर रहा है इस वक्त, मतलब बीजेपी कोशिश करे कि आतिशी, सिसोदिया और केजरीवाल, इन तीनों के खिलाफ कोई ऐसी रणनीति की जाए जिससे कि इनके बीच में ही फूट पड़ जाए। नहीं तो आपको पता होगा कि कई बार ऐसे अवसर आए और आंतरिक राजनीति से अगर आप वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनको गंगा में नहाया हुआ साबित कर दिया जाएगा। आपके पर सारे आरोप जो हैं वो हटा लिए जाएंगे, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो चीज है, वो यही बात मैं जो बार बार कहता हूं कि कोई पार्टी भारत जैसे देश में, बांग्लादेश छोटा सा देश है, बांग्लादेश हो अलग बात है, मैंने नेपाल हो अलग बात है, भूटान हो अलग बात है, म्यांमार हो अलग बात। भारत में अब ये संभव नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को आप हाशिए पर कर सके। और दूसरी बात, लोग अब इतने समझदार हो गए हैं विनीता जी कि आप, अब मैं एक भाषण अभी मोदी का ये जो ताजा भाषण है, उन्होंने जो है मुफ्त बिजली की योजना पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में लिया। अरे भाई, आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना को आप मुफ्त पैसे बांट रहे हैं। आप लोग कई वर्गों पे, कई स्तरों पे लोगों को मुफ्त पैसे बांट रहे हैं। तो आप मुफ्त बांटें तो ठीक, दूसरी पार्टी आपके निशाने पर आए तो आपको इतराज होता है। ये कैसा प्रशासनिक तंत्र है भाई? कोई तो कोई राजनीति के, कोई सियासत के, कोई प्रशासन के सिद्धांत होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, और ये सरकार में इसलिए सर, एक बात बड़ी ये देखने को मिलती है कि जब 2014 के चुनाव से अगर देखना शुरू करें, यहाँ तक कि अगर गुजरात के चुनाव की भी बात करें, तो मोदी बहुत अलग-अलग तरह के भाषण दिया करते थे। वो तमाम भाषण जो है उसमें जर्सी गाय और ये सब तक उन्होंने बोला, लेकिन कभी भी कांग्रेस की तरफ से उतना आक्रामक जवाब उनके पास नहीं गया था। लेकिन अभी लग रहा है कि ऐसा अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि केजरीवाल ही हैं जो कि मोदी का इलाज कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्या केजरीवाल देखिए, उस लेवल पर, मतलब क्योंकि एक कीचड़ आती है तो दूसरी तरफ से दूध उतनी से भी ज्यादा आनी चाहिए। ऐसा करके क्या मतलब एक टक्कर के नेता भिड़ गए क्या ये? देखिए विनीता जी, अगले साल मुझे मेरी पत्रकारिता के 50 साल हो जाएंगे, और 50 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि राजनीति में, चुनाव में इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया हो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के दिनों में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दल भी उतने घटिया हो जाएं और सारे दल भी उसी भाषा का इस्तेमाल करें जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। हमने देखा है, तो एक एक शब्द हम लोग अक्सर यूज करते हैं, बिलो द बेल्ट अटैक। तो वो आक्रमण जो स्तरहीन है, जो अश्लील है, ऐसे आक्रमणों का क्या कोई उत्तर देगा? कोई समझदार वाली पार्टी कोई उत्तर देगी? कम से कम वो पार्टी जिसके पास एक निर्वाचित इलेक्शन के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ तो एक कहीं से ऊपर से एक टपका हुआ अध्यक्ष है जिसको एक्सटेंशन पे चल रहा है, और वो एक्सटेंशन पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एक अंतरिक्ष से कोई एक शक्ति है जो उसको एक्सटेंशन दे रही है। तो आप बताइए ना कि इसमें मतलब ऐसी ऐसी भाषा का कांग्रेस क्यों उत्तर दे, या कोई भी पार्टी क्यों उत्तर दे? ऐसी इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। उपेक्षा सबसे बड़ी अच्छी नीति होती है। और मैं जो बात आपको कर रहा था वो ये चीज कर रहा था कि ऐसी चीजों का कारण, क्योंकि जो आपने 2010 की बात की, 14 की बात कही, और उस समय, इस बार कारण बदला हुआ है। आप ये देखिए कि इस बार उनकी सरकार उतनी मजबूत नहीं है, वो अल्पमत की सरकार है और दो बड़ी बैसाखियों पर टिकी हुई है।
आप ये देख के चलिएगा कि ये सर सरकार केंद्र में 5 तो साल बैसाखी पे टिकी है, लेकिन राज्यों में तो महाराष्ट्र हरियाणा को जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस उतना ही आ गया है जैसे कि लोकसभा में चुनाव में उन्होंने सीटें कवर कर ली हो। देखिए, महाराष्ट्र से विधायक आकर के लोकसभा में तो बहुमत नहीं दे देंगे वोट नरेंद्र मोदी जी को। मध्य प्रदेश की विधानसभा से तो लोग आके वोट नहीं दे देंगे, विधायक सांसद को वोट तो नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है कि महाराष्ट्र में वो जीते हैं। कैसे जीते हैं हम और आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में दोनों दल बराबरी पर बैठे हैं वोटों के ढेर पे। संख्या विधायकों की कितनी भी हो लगभग बराबर है, मतलब 2%, 1%, 3%, 4%, ये अंतर कोई अंतर नहीं होता राजनीतिक चुनाव में। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि दिल्ली में इन्हें हकीकत का, जन्नत की हकीकत मालूम है कि जिस दिन भी नीतीश कुमार रूठ कर बैठ गए या जिस दिन आंध्र प्रदेश रूठ कर बैठ गया, उस दिन सरकार गिर जाएगी। और ये मैं आपको कहता हूं कि सरकार गिरेगी या गिराई जाएगी या सम्मान के नाम पर आंतरिक समझौते करके, ये मध्यावधि चुनाव तो होने हैं। और जो इस समय स्थितियां बन रही है, मैं देख रहा हूं कि बड़ी तेजी के साथ राज्यों की घटनाएं अक्सर दिल्ली में बैठ के पता नहीं चलती, लेकिन मैं चूंकि घूमता रहता हूं सारे प्रदेशों में, तो मुझे पता है कि वहां जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, बारीक फैसले लिए जा रहे हैं, जो बजट वहां पे बन रहे हैं, वो सब एक इशारा करते हैं कि बड़ी जल्दी हम लोगों को मध्यावधि चुनाव देखने को मिलेंगे। जी। तो सर ये मध्यावधि चुनाव इसलिए देखने को नहीं मिलेंगे कि मोदी जी का 75वां साल पूरा होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि राज्यों में अभी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। आप ये कह रहे हैं गणित कमजोर हो रहा है उनका। देखिए, कितना ही बड़ा भारत की राजनीति में विनीता जी नेता हो, अपने जीवन काल में वो हारना तो पसंद नहीं करता। कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी शून्य पर आउट होकर के संन्यास नहीं लेना चाहता। कोई भी बॉलर एक भी विकेट ना मिले उस टेस्ट से वो रिटायर होना नहीं चाहता। तो पराजित मुद्रा में अगर कोई संन्यास लेने की स्थिति में आता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं और 75 साल के हो रहे हैं, अगर उनकी सरकार इस बार अल्पमत में आई है, तो अगले बार चुनाव आयोग कितनी मदद करेगा उनकी। चुनाव आयोग ये जानते हुए कि 75 साल के बाद ये नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि संघ का भी तो अब इस समय रवैया बदला हुआ है ना। आप देखिए कि मोहन भागवत के भाषण किस तरह के आ रहे हैं। तो संघ अभी भी, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ अंदर ठीक नहीं है, अबोला नहीं है आपस में, क्योंकि बोलचाल तो बंद हो नहीं सकती। बीजेपी के भीतर 40% लोग आरएसएस के हैं, तो ये बात मोदी जानते हैं और इसलिए वे पिछले 10 वर्षों में उन 40 वर्षों की 40% आरएसएस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके अपनी मोदी कांग्रेस उस बीजेपी में बनाते रहे हैं। दूसरी पार्टियों से आयातित नेताओं को वो ला रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो भरोसा ही नहीं कर रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर, और यही द्वंद्व का कारण है। तो अगले चुनाव में क्या होगा हम नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति अगर आई तो ब्यूरोक्रेसी भी देखती है, चुनाव आयोग भी देखता है, और भी सारे लोग देखते हैं। लोग जीतते हुए घोड़े पे दांव लगाते हैं, हारने वाले घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता। तो अब सिक्का एक साइड रिकॉर्ड की बज गई है, दूसरी साइड बजनी है। अब देखिए स्थितियां तो ये हो रही हैं कि उनके हाथों से तोते उड़ रहे हैं, फिसल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो अब इतने मजबूत चक्रवर्ती अंदाज में हैं कि अब वो अपनी दम पर, अपने कंधों के दम पर वो देश में पार्टी को विजय दिला सकते हैं। और चुनाव, बार बार मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एक सीमा तक ही मदद करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि जिस दिन ये नहीं रहेंगे, उस दिन जो अगली सरकार आएगी वो चुनाव आयोग को जाने कौन से महासागर में, हिंद महासागर में सर डुबोएगी। आपको लगता है कि चुनाव आयोग में ये डर है? एक मैं आपको बताऊं, अंततः चुनाव आयोग में बैठे लोग अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वो नेताओं से ज्यादा शार्प होते हैं, श्रूड होते हैं। उन्हें बड़ी जल्दी उनको पता लग जाता है। मैं आपको एक नमूना बताता हूं, उदाहरण देता हूं कि कई बार नेताओं को पता नहीं लगता, जब चुनाव के दिन आते हैं तो वो कलेक्टर और एसपी से एक आंतरिक रिपोर्ट मंगाते हैं, मुख्यमंत्री मंगाता है हर चुनाव में। तो जो आमतौर पर उस जिले की रिपोर्ट जो होती है, वो कलेक्टर और एसपी सही, उनको अंदाजा होता है कि ये पार्टी जा रही है या ये पार्टी आ रही है। कम, बहुत अब एक्सेप्शन होता है, वो एक आध कहीं हो, लेकिन जो ढंग के कलेक्टर और एसपी होते हैं उनको पता होता है। वो बोले नहीं भला अलग बात है, क्योंकि अंततः उनकी सीआरबी राज्य शासन को लिखनी है। जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। उम्मीद है कि ये डर उनके जहन में रहे
और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब जैसे हवा चलती है वैसे ही ब्यूरोक्रेट का पाला बदल जाता है। और अगर यहाँ पर एक लंबा वक्त हो गया और हवा बदलने के भी आसार दिखने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ब्यूरोक्रेट्स भी, ये अधिकारी भी अपना जहन कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इनके मुंह खून लग चुका है सर, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि कौन अगला नेता आएगा इनके बाद, और कौन इसे कितना जेन्युइन वापस से बना पाएगा। क्योंकि कितने टीन शेषन हो सकते हैं, इस बात को लेकर के तो अब सदियों होने लगी हैं, चर्चा होती रहती है। उम्मीद है कि आगे इतनी ऐसी इस तरह से चर्चा ना हो और हमें जल्द ही कोई टीएन स्टेशन देखने के लिए मिले जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।